हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे डोभाल के बाद अब भारतीय विदेश सचिव पहुंच गए चाइना। जी हां, 1.5 महीने में विक्रम मिस्री के दूसरे दौरे से मच गई हलचल दोस्तों। तो उधर आपको बताएंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने कर दिया बड़ा खुलासा, डीएनए टेस्ट करवाया, जो रिजल्ट निकल कर सामने आया है दोस्तों। भारत होने को लेकर सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर आपको बताने वाले हैं। वहीं आपको बताएंगे सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति दिल्ली परेड में बैठे थे, टकटकी लगाए एक ही सवाल पूछ रहे थे पाकिस्तानी। क्या था वो सवाल? तो उधर ब्रह्मोस सौदे पर क्या कोई बातचीत हुई या नहीं हुई, सबसे पहले आपको बताएंगे। वही बताएंगे गणतंत्र दिवस के मौके पर एलओसी पार कर भारत पहुंचा व्यक्ति, जिसके बाद क्या एक्शन लिया भारतीय सेना ने। वही दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में राष्ट्रपति बनते ही एक बार फिर से चाइना को घेरने की बड़ी तैयारी। कोरोना को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कर दिया ऐसा दावा, कटघरे में आ गया चाइना। सारी जानकारियां आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां डोभाल के बाद अब भारतीय विदेश सचिव पहुंचे चाइना। 1.5 महीने में विक्रम मिस्री के दूसरे दौरे से मच गया हलचल। जी हाँ, विदेश सचिव विक्रम मिस्री रविवार को 2 दिवसीय यात्रा पर यहाँ पहुंचे, जिस दौरान वो चीनी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। 1.5 महीने से भी कम समय में भारत की ओर से चीन की यह दूसरी उच्च स्तरीय यात्रा है। चीन में भारत के राजदूत रह चुके मिस्त्री की यह यात्रा गणतंत्र दिवस पर और चीन के वसंतोत्सव तथा चीनी नववर्ष के जश्न से पहले हो रही है। ये उत्सव 29 जनवरी से शुरू होगा, जिस दौरान देश में आधिकारिक तौर पर 1 सप्ताह के लिए अवकाश रहेगा। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि विदेश सचिव मिस्त्री 26 और 27 जनवरी को भारत और चीन के बीच विदेश सचिव उप मंत्री तंत्र की बैठक के लिए बीजिंग का दौरा करेंगे। मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि इस द्विपक्षीय तंत्र की बहाली भारत चीन संबंधों के लिए अगले कदमों पर चर्चा करने के लिहाज से नेतृत्व स्तर पर हुए समझौते से प्रेरित है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। दोस्तों, बता दें अजीत डोभाल जी के यात्रा के बाद मिस्री लगभग 1 महीने में बीजिंग की यात्रा करने वाले दूसरे उच्च स्तरीय भारतीय अधिकारी हैं। जी हाँ, वही बता दें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने किया बड़ा खुलासा, डीएनए टेस्ट करवाया और निकल गए भारतीय मूल के। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, भारत ने रविवार यानी 26 जनवरी 2025 को देश का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। हर कोई एक भारतीय, चाहे वो भारत में रह रहे हो या विदेशों में रह रहे हो, उन्होंने गणतंत्र दिवस को हर तरीके से एंजॉय किया। गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो पहुंचे। शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित भोज में इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने कहा कि उनका डीएनए भारतीय है। जब भी वो भारतीय संगीत सुनते हैं तो वो खुश होकर डांस करने लगते हैं। सुबियांतो ने कहा कि कुछ सप्ताह पहले मैंने अपना जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट और डीएनए टेस्ट करवाया था और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा डीएनए भारतीय है। हर कोई जानता है कि जब मैं भारतीय संगीत सुनता हूं तो मैं नाचने लगता हूं। दोस्तों, इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया का एक लंबा प्राचीन इतिहास है। हमारे बीच सभ्यतागत संबंध है, यहाँ तक कि आज भी हमारी भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा संस्कृत से आता है। इंडोनेशिया के कई नाम वास्तव में संस्कृत नाम है और हमारे रोजाना जीवन में प्राचीन भारतीय सभ्यता का प्रभाव बहुत मजबूत है। मुझे लगता है कि यह हमारी जेनेटिक्स का भी हिस्सा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर कुछ ही दिनों के लिए आया, लेकिन बहुत कुछ सीख कर जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा दोस्तों कि इंडोनेशिया जो देश है वो मुस्लिम देशों में सबसे बड़ा कंट्री है। अब ऐसे में इस सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति दिल्ली परेड में बैठे थे तो टकटकी लगाकर पाकिस्तानी सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे। बता दें, पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भारत का दौरा पूरा करने के बाद 26 जनवरी को ही शाम में इस्लामाबाद पहुंचेंगे और 3 दिन तक वहां रहेंगे। अब ऐसे में सुबियांतो को लेकर पाकिस्तान में दिन भर सोशल मीडिया पर यूजर्स समेत पूर्व मंत्री और कई एक्सपर्ट दिल्ली की तरफ टकटकी लगाए हुए थे और सभी सरकार से बस यही सवाल कर रहे थे कि वो इस्लामाबाद आएंगे या नहीं आएंगे। हालांकि भारत सरकार की आपत्ति जताने के बाद इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल कर दिया। अब दिल्ली से ही मलेशिया रवाना हो जाएंगे सुबियांतो जी। इसको लेकर अब पाकिस्तान में तगड़ी वाली बहस छिड़ गई है दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद खान ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार की विदेश नीति पाकिस्तान के महत्व और मूल्य के लिए खतरा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तारीखी दोस्त और सबसे बड़े मुल्क के राष्ट्रपति, मुस्लिम मुल्क के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। यहाँ से उन्हें पाकिस्तान आना था, लेकिन हिंदुस्तान सरकार के ऐतराज के बाद उन्होंने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल कर दिया। शहबाज सरकार की विदेश नीति पाकिस्तान के महत्व और मूल्य के लिए खतरा बन गई है। जी हाँ, तो वहीं पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा कि भारत
भारत ने अपने रिपब्लिक डे को अंतर्राष्ट्रीय कर दिया है और इस मौके पर दुनिया अहम नेता उसके गेस्ट होते हैं। भारत की इंटरनेशनल लेवल पर जाने की अप्रोच रही है, जबकि हम पूरे वक्त सिर्फ अपना ही लिखते रहते और बोलते रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद था अपनी एयर पावर को दिखाना, आधुनिक हथियार दिखाना और अपनी रक्षा क्षमता को दुनिया के सामने रखना। आज का ये भारत अलग अंदाज से चल रहा है। जब भी भारत रिपब्लिक डे मनाता है तो उसका हर बार अलग ही मतलब होता है। यानी कि दोस्तों, भारत के रिपब्लिक डे को लेकर पाकिस्तानी सारे भौचक्के के भौचक्के रह गए। जी हाँ, वही ऐसे में इन पाकिस्तानियों को रियलाइज करवा ही दिया अपने भारत ने कि आज जो अपना भारत है वो पाकिस्तान के आस पास भी नहीं है। यानी कि पाकिस्तान चाहकर भी भारत के आस पास भटक नहीं सकता। वहीं आपको बता दें, भारत के विमान वाहक पोत निर्माण विशेषज्ञता पर इंडोनेशिया की है नजर। ब्रह्मोस मिसाइल सौदे पर बातचीत जारी। दोस्तों, भारत इंडोनेशिया की बात हो और ब्रह्मोस की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बता दें, भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जो स्वदेशी रूप से विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता रखता है। रक्षा सूत्रों ने एएनआई को बताया कि हाल ही में भारतीय पक्ष के साथ हुई बैठकों के दौरान जकार्ता के वरिष्ठ अधिकारियों ने विमान वाहक पोत निर्माण पर सहयोग में रुचि व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि भारतीय अधिकारी जहाज निर्माण के क्षेत्र में जकार्ता के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं। जी हाँ, अब ऐसे में जल्द ही भारत का दौरा कर सकती है इंडोनेशिया की टीम, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के सौदे पर करेगी बातचीत भारत के साथ। तो वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एलओसी पार कर भारत पहुंचा एक व्यक्ति, परिवार ने की वापसी की अपील। कहा, मानसिक रूप से वक्षिप्त है ये व्यक्ति। जी हाँ, भारत पाकिस्तान सीमा के पास से एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा गया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति के परिवार ने रविवार को अधिकारियों से उसे वापस भेजने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसीलिए अनजाने में नियंत्रण रेखा पार करके भारत में आ गया था। परिवार के लोगों ने उसके सुरक्षित वापसी के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों से भी आग्रह किया है। उस व्यक्ति के पिता का कहना है कि उसने अज्ञानता में यह कदम उठाया है, कृपया करके उसको वापस भेज दीजिए। वहीं बता दें, नेचुरल नहीं लैब से लीक हुआ कोरोना वायरस। ट्रंप के आते ही अमेरिका के CIA का चीन पर बड़ा निशाना हो गई एक्टिव और अब जिनपिंग को घेरने की बड़ी तैयारी। ऐसा लग रहा है जैसे फुर्सत में अब जिनपिंग से सारा हिसाब मांगा जाएगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के आते ही अमेरिकी सरकार ने अपने पुराने तेवरों को दिखाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने बड़ा दावा किया है कि कोरोना महामारी नेचुरल नहीं बल्कि ये लैब से निकला था। ट्रंप पहले कार्यकाल में भी कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहकर शी जिनपिंग सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। अमेरिका का नया दावा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लॉकडाउन, आर्थिक संकट और लाखों मौतों के लिए जिम्मेदार इस वायरस की उत्पत्ति का प्रश्न वैश्विक स्तर पर बड़ा सवाल बना हुआ है। चीन ने अमेरिकी रिपोर्ट को राजनीति से प्रेरित बताया है। CIA का मानना है कि कोरोना वायरस के प्रयोगशाला से उत्पत्ति की संभावना प्राकृतिक नहीं हो सकती, जबकि इसको जानबूझकर लैब में तैयार किया गया है। यानी कि दोस्तों, जो बाइडेन की जब तक सरकार चली, ऐसा लग रहा था कि कोरोना वायरस पर चीन को घेरने का भी कार्य बंद कर दिया गया था और अब डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में CIA एक्टिव होता नजर आ रहा है। वहीं बता दें, श्रीलंकाई नौसेना ने किया तमिलनाडु के 33 मछुआरों को गिरफ्तार। क्या है पूरा मामला बता दें, श्रीलंकाई नौसेना ने तमिलनाडु के 33 मछुआरों को अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा बोले तो IMBL पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि 3 नावें भी जब्त कर ली गई हैं। गिरफ्तार किए गए मछुआरे रामेश्वरम के रहने वाले हैं। तमिलनाडु तटीय पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये गिरफ्तारियां रविवार की सुबह हुई। मछुआरों को IMBL का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस घटना ने क्षेत्र में मछुआरों की सुरक्षा और आजीविका को लेकर चिंताएं फिर से जगा दी हैं। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 12 जनवरी को केंद्रीय विदेश मंत्री S जयशंकर जी को लिखे पत्र में हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल राजनयिक हस्तक्षेप की अपील की थी। तो वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश के पहले सेना प्रमुख KM शफीउल्लाह का हुआ निधन। जी हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के मुक्ति संग्राम में बांग्लादेशी सेना के सेक्टर कमांडर रहे मेजर जनरल रिटायर्ड KM शफीउल्लाह का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें 2 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बांग्लादेशी सेना ने बताया कि मेजर जनरल शफीउल्लाह ने ढाका के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल CMH में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांसें ली। वहीं बता दें, बांग्लादेश में पाकिस्तानी ISI की मौजूदगी से भारत टेंशन में आखिर क्यों? पूर्वोत्तर के इतिहास में छिपा है इसका तगड़ा जवाब। दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। हाल में ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और सेना के वरिष्ठ सेना अधिकारियों ने बांग्लादेश का दौरा किया था। इस दौरान पाकिस्तानी सैन्य प्रतिनिधि मंडल को भारत के चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित रंगपुर का दौरा भी कराया गया। इस चिकन नेक पर चीन की नजर भी गड़ी हुई है। ऐसे में इसके दूसरी ओर पाकिस्तान की मौजूदगी भारत को और ज्यादा परेशान कर सकती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की बांग्लादेश में मौजूदगी से पूर्वोत्तर भारत में सुरक्षा स्थितियां बिगड़ सकती हैं। दोस्तों ISI ने अतीत
अतीत में पूर्वोत्तर भारत के आतंकवादी समूहों को न सिर्फ ट्रेनिंग दी है बल्कि उन्हें हथियार और जरूरी साजो सामान के साथ मदद भी किया है। इससे पूर्वोत्तर में अलगाववाद और हिंसा में तेजी आई और बड़े पैमाने पर लोग भी मारे गए थे। ऐसे में अगर बांग्लादेश में फिर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का प्रभाव बढ़ता है तो ये भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। भारत बांग्लादेश सीमा के खुला होने के कारण ISI पूर्वोत्तर में तेजी से अपनी पैठ बढ़ा सकती है। वहीं बता दें, हिंसक आंदोलनों के बीच बांग्लादेशी जेल से भागे थे 700 खूंखार कैदी 6 महीने बाद भी हुए फरार। जी हां, बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़कर भारत आने की घटना को 6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। तब से मोहम्मद यूनुस सरकार देश चला रही है, लेकिन उसकी बेचैनी दूर नहीं हुई है। रविवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने चिंता जताई है कि 5 अगस्त को हिंसक आंदोलन के दौरान विभिन्न जेलों से 700 कैदी भाग गए थे। तब से उनका कोई सुराग नहीं लग पाया। सरकार ने कहा कि उन्हें पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने रविवार को कहा कि जुलाई अगस्त में राजनीतिक उथल पुथल के दौरान जेलों से भागे लगभग 700 कैदी अब भी फरार हैं। गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहांगीर आलम चौधरी ने यहां संवाददाताओं को बताया कि करीब 700 खूंखार कैदी जेलों के बाहर हैं। उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं। तो वहीं दोस्तों, मुश्किल में यूनुस की सरकार डोनाल्ड ट्रंप ने रोकी बांग्लादेश को दी जाने वाली विदेशी मदद। जी हां, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों के लिए हर तरह की विदेशी सहायता पर बांग्लादेश के लिए रोक लगा दी है, जिसके बाद अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी यानी यूसैड ने शनिवार को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को दी जाने वाली फंडिंग को सस्पेंड कर दिया है। यह शुक्रवार को अमेरिकी विदेश विभाग के उस आदेश के बाद आया है जिसमें सभी मौजूदा विदेशी सहायता को रोक दिया गया है। साथ ही ट्रंप के नए कार्यकारी आदेश के तहत नई सहायता को भी रोक दिया गया है। हालांकि इस सूची से केवल इजराइल और मिस्र को बाहर रखा गया। वहीं बता दें, ईरान तालिबान में होगी बड़ी सुलह। 8 साल में पहली बार काबुल पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री। पाकिस्तान की बढ़ने वाली है टेंशन। दोस्तों, ईरान और तालिबान पुरानी दुश्मनी भुलाकर दोस्ती करने को तैयार हैं। इसके लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद रविवार को पहली बार काबुल की यात्रा की है। इस दौरान तालिबान के वरिष्ठ नेताओं ने ईरानी विदेश मंत्री के साथ सीमा तनाव, उनके देश में अफगान शरणार्थियों के साथ व्यवहार और जल विवाद के मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात को पाकिस्तान के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वर्तमान में पाकिस्तान के तालिबान के साथ संबंधों में तनाव है। ऐसे में अफगानिस्तान को ईरान के रूप में पाकिस्तान का विकल्प मिल सकता है। दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान और ईरान के बीच सीमा पर मौजूद आतंकवादी समूहों को लेकर तनाव है। ईरान का दावा है कि ये आतंकी समूह पाकिस्तान में शरण लिए हैं और सीमा पार कर उनके देश में हमले कर रहे हैं। ईरान ने पिछले साल पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके आतंकी समूहों को निशाना भी बनाया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान में हमला करके आतंकवादियों के नाम पर आम नागरिकों को मार डाला था। इसके अलावा तालिबान को व्यापार के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल की मंजूरी भी मिल सकती है। इससे अफगानिस्तान की पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, जो वाकई में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। वहीं बता दें, लेबनान से नहीं निकली इजरायली सेना, वापसी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर चला दी गई गोली, जिसमें 14 की मौत हो गई। दोस्तों, इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर के नियमों के हिसाब से इजरायल को 26 जनवरी तक लेबनान छोड़ देना चाहिए था, लेकिन इजरायली अभी भी लेबनान में अपने ऑपरेशंस को जारी रखे हुए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को जानकारी दी है कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक लोग घायल हो गए। ये लोग संघर्ष विराम के तहत इजरायली सेना की वापसी की मांग कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मृतकों में 2 महिलाएं और लेबनानी सेना का एक जवान भी शामिल है। सीमा क्षेत्र के 12 से अधिक गांवों में लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं बता दें, आखिर ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि परेशान हो गए अमेरिका के ये 2 मुस्लिम दोस्त? इजराइल के हैं बड़े पड़ोसी। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जॉर्डन, मिस्र और अन्य अरब देशों को गाजा पट्टी से और अधिक संख्या में फलस्तीनी शरणार्थियों को स्वीकार करते देखना चाहेंगे। ट्रंप ने शनिवार को एयरफोर्स 1 में पत्रकारों के साथ 20 मिनट के सवाल जवाब सत्र के दौरान यह भी कहा कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती की इजराइल को 2000 पाउंड के बम भेजने पर लगी रोक को खत्म कर दिया है। ट्रंप ने बमों को लेकर कहा कि हमने उन्हें आज जारी कर दिया, वे लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे थे। वहीं बता दें कि ट्रंप के फरमान मानने से इनकार कर दिया कोलंबिया ने। निर्वासन उड़ानों को अस्वीकार किया है, लगेगा शुल्क और वीजा प्रतिबंध। जी हां, दक्षिणी अमेरिकी देश कोलंबिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फरमान मानने से इनकार कर दिया है। मामला अवैध प्रवासियों के विमानों को अपने देश में लैंड करवाने का है। कोलंबिया की सरकार ने प्रवासियों को लाने वाली 2 उड़ानों को अस्वीकार कर दिया। इस फैसले से भड़की अमेरिकी सरकार ने कोलंबिया के खिलाफ शुल्क, वीजा प्रतिबंध और अन्य जवाबी कदम उठाने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, नाइजीरिया में सेना के काफिले पर बहुत बड़ा आत्मघाती हमला, धमाके में अब तक 27 जवानों की मौत की है खबर। जी हां, नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक जिहादी फिदाइन हमले में कम से कम 27 नाइजीरियाई सैनिक मारे गए।
समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक सैनिकों ने बर्नो और योबे राज्यों के बीच स्थित एक बंजर भूमि में इस्लामिक स्टेट यानी ISIS से जुड़े आतंकवादियों के ठिकाने पर जमीन से आक्रमण किया था। सेना अधिकारी के मुताबिक आत्मघाती हमले में 27 सैनिक मारे गए, जिसमें कमांडर भी शामिल थे और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं बता दें, उत्तर कोरिया ने किया क्रूज मिसाइल परीक्षण। 1500 किलोमीटर उड़ान के बाद भेदा टारगेट। किम जोंग उन ने खुद देखा लॉन्च। जी हां, उत्तर कोरिया ने शनिवार को समुद्र से सतह पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया का यह इस साल में हथियार का तीसरा टेस्ट है। इस टेस्ट पर उत्तर कोरिया के प्रतिद्वंदी अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दोनों देशों ने उत्तर कोरिया पर सैन्य अभ्यासों को बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। इस घटनाक्रम से उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने संकेत दिया है कि वो अमेरिका से टकराव की नीति जारी रखेंगे। ये सब ऐसे समय हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद किम जोंग उनसे बातचीत की इच्छा जताई। वहीं बता दें, चीन श्रीलंका में भी मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस। सिंगापुर के नेताओं ने मुर्मू और PM मोदी को दी बधाई। जी हां, पारंपरिक परिधान पहने भारतीय प्रवासियों ने विदेशों में स्थित भारत के दूतावास में ध्वजारोहण करके 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। चीन की राजधानी बीजिंग में भारतीय दूतावास परिसर में ध्वजारोहण समारोह में अधिकारी और प्रवासी भारतीय शामिल हुए। चीन में भारत के राजदूत प्रदीप रावत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण के महत्वपूर्ण अंश पढ़े। चीन में भारतीय दूतावास ने एक्स पर कुछ तस्वीरों के साथ एक पोस्ट में कहा कि राजदूत ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बीजिंग में तिरंगा फहराया। उन्होंने दूतावास के अधिकारियों और बड़ी संख्या में समारोह में शामिल हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों के समक्ष माननीय राष्ट्रपति मुर्मू का गणतंत्र दिवस संदेश भी पढ़ा। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। तो उधर श्रीलंका में श्रीलंकाई नौसेना बैंड ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक निकटता को प्रदर्शित करते हुए भारतीय देशभक्ति गीतों की धुन बजाई। साथ ही सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगारत्नम और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दी। दोस्तों, ये तो रही विदेशों से भारत को मिली बधाइयां। बात पाकिस्तान की करें तो 90 मिनट के लिए उखड़ गई थी पाकिस्तान की सांसें। जी हां, और वजह थी हथियार जो दुनिया ने पहली बार देखे। जी हां, तारीख 26 जनवरी 2025 दिन रविवार, और वो 90 मिनट जिसके लिए ये कहा गया कि कैसे पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े अफसरों की सांसें उखड़ने लगी। इसकी वजह जानकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि भारत ने रविवार सुबह करीब 10:30 बजे पाकिस्तान को ऐसा ट्रेलर दिखा दिया कि समझ लीजिए कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दफ्तर से लेकर पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर को ऑफिस तक में खतरे वाले सायरन बजने लगे। दोस्तों, एक पाकिस्तानी ने कहा कि वो शारीरिक तौर पर मजबूत कौम है, वो मेंटली तौर पर मजबूत कौम है, वो आपको कमजोर करेंगे, आर्थिक तौर पर कमजोर करेंगे, आपको इतना तंग कर देंगे कि आप उनके आगे घुटने टेक दोगे। सोशल मीडिया पर खासकर यूट्यूब पर कुछ पाकिस्तानियों ने कहा कि पाकिस्तानी जैसे भी हैं, मगर ये अपनी गौरत के मामले में इतने खुददार है कि अगर इनकी एटॉमिक पावर को खतरा होता है तो ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। उनका जो मुख्य मकसद है ना, वो हमारी एटॉमिक एनर्जी है, और हमारी जो एटॉमिक सांसें है वो ना इस पर कब्जा करना चाहते हैं। वहीं किसी ने कहा कि पाकिस्तान से कश्मीर छिन जाएगा, कोई ये बोला कि पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा। और दोस्तों, ये सब पाकिस्तानियों के बयान भारत के इस पावर को देखने के बाद निकलकर सामने आए हैं, जो दर्शाता है कि बड़ा ही डर का माहौल है उनके अंदर। दोस्तों, महिला अफसर की सलामी से तीनों सेनाओं की झांकी तक 76वें गणतंत्र दिवस की परेड में और क्या क्या हुआ पहली बार बता दें। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में कैप्टन डिम्पल सिंह भाटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी देने वाली पहली महिला सेना अधिकारी बनी। कैप्टन डिम्पल सिंह भाटी के सलामी देने का अंदाज काफी अलग था। गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार तीनों सेनाओं की ओर से झांकियां निकाली गई, जिसने सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता की भावना को भी प्रदर्शित किया। तो वहीं बता दें, पहले सत्ता से किया बेदखल, फिर देश से निकाला, अब चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी क्या शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग। बता दें, बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के देश में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार ने शनिवार को कहा कि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जबकि आंदोलन के शीर्ष नेता महफूज आलम ने कहा कि चुनाव केवल बांग्लादेश समर्थक ग्रुप के बीच लड़ा जाएगा। मध्यपुर चांदपुर जिले में एक सड़क रैली को संबोधित करते हुए आलम ने कहा कि केवल पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लाम और अन्य बांग्लादेश समर्थक समूह ही देश में अपनी राजनीति जारी रख पाएंगे। वहीं बता दें, सरकार बनी तो सिसोदिया होंगे डिप्टी सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। तो अमित शाह ने दलित वाला दाग दिया था सवाल। बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जंगपुरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी की नई सरकार बनने के बाद मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री होंगे। केजरीवाल ने यह ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता अमित
अमित शाह ने केजरीवाल को उनके दलित डिप्टी सीएम वाले वादे की याद दिलाते हुए तंज कसा था। तो उधर प्रवेश वर्मा का बड़ा आरोप, कहा केजरीवाल बंटवा रहे हैं 500 रुपए, कैलेंडर में छिपा कर दिए गए हैं नोट। जी हाँ, दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार को प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल वोट के बदले नोट बांट रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली विधानसभा इलाके की झुग्गियों में रहने वाले लोगों के घरों में कैलेंडर में 500 रुपए के नोट डालकर दिए हैं। इसका एक वीडियो संजय कैंप के सामने आया था। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। उन्होंने बताया कि ये सभी 800 रुपए दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। वहीं बता दें, प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल अब घबरा गए हैं, इसीलिए दिल्ली के लोगों को फर्जी कॉल्स आ रही हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेता अब घबरा गए हैं और इसीलिए वे एक नए निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं। दिल्ली के लोगों को अब फर्जी कॉल आ रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार की सभी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा मैं दिल्ली के लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे इन फर्जी कॉल्स पर ध्यान ना दें। बीजेपी सरकार कभी भी किसी सामाजिक कल्याणकारी योजना को बंद नहीं करेगी, बल्कि यह सुनिश्चित करेगी कि उसका सही तरीके से क्रियान्वयन होना चाहिए। दोस्तों वहीं बता दें, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कांग्रेस ने कहा यह बिना सहमति के पायलट प्रोजेक्ट है। जी हां, उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार 27 जनवरी आज यूसीसी पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करने वाले हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने रविवार को कहा है कि यह बिना उचित आम सहमति के एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने के जैसा है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि समान नागरिक संहिता पर राज्य केंद्रित नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि क्या समान नागरिक संहिता राज्य केंद्रित हो सकती है? आप समान नागरिक संहिता की बात करते हैं और फिर उसे राज्य केंद्रित बना देते हैं। तो वहीं दोस्तों, ये देवी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।